हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का 22वां भाग है। तो दोस्तों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 91 से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डायसी ने निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की? ऑप्शन है विधि का शासन, ब्रिटिश सम्राट का शासन, धार्मिक विधि, विधि का अमूर्तन। तो किसका उसने व्याख्या की थी? पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विधि का शासन। डायसी ने विधि का शासन की अवधारणा का श्रेष्ठतम व्याख्या किया है। ये व्याख्या देख लीजिए इसका। डायसी ने विधि का शासन संबंधित अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार कानून देश के सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92। पाकिस्तान के खुफिया संगठन आईएसआई का अर्थ है। आईएसआई का फुल फॉर्म बताना है। आईएसआई का क्या है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या इंटरनेशनल सर्विसेज ऑफ इंटेलिजेंस। ये तीसरा है इंटरनेशनल स्टेट इंटेलिजेंस। फिर है इसके बाद चौथा है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर इंटेलिजेंस है। तो इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई का फुल फॉर्म है। तो इसको नोट कर लेंगे, शार्ट इसका फुल फॉर्म पूछ देगा। व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। आईएसआई का पूर्ण रूप इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। यह पाकिस्तान का खुफिया संगठन है। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस गुप्तचर सेवा है, मतलब संगठन है। 1950 में पूरे पाकिस्तान की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का जिम्मा आईएसआई को सौंप दिया गया। इसमें सेना के तीनों अंगों के अधिकारी मिलकर आईएसआई के लिए काम करते हैं। पूर्व में इसका मुख्यालय रावलपिंडी में था और इसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में आईएसआई का मुख्यालय इस्लामाबाद में है। आईएसआई का मुख्यालय कहाँ है? इस्लामाबाद में है। आगे देखिए, अरस्तू के अनुसार दास्ता है। अरस्तू के अनुसार दास्ता क्या है ये आपको बताना है। तो दैविक दंड का एक रूप है किंतु हानिकारक है, अप्राकृतिक और अस्थायी है, प्राकृतिक और दैविक है किंतु निंदनीय है, प्राकृतिक और लाभप्रद है। तो अरस्तू के अनुसार दास्ता का जो अर्थ है दोस्तों वो है प्राकृतिक और लाभप्रद है, ऐसा अरस्तू का मानना है। अरस्तू ने अपनी कृति पॉलिटिक्स में दास्ता को पारिवारिक संपत्ति का भाग माना है। उनके अनुसार दास प्राकृतिक और लाभप्रद है। रचनाएं देख लेते हैं, इनकी कुछ कृतियां हैं। अरस्तू की रचनाएं, राजनीति पे जो पुस्तक लिखी गई हैं उनमें कौन कौन है? द पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद साहित्य पर जो लिखा गया है दोस्तों वो है एडिमस या साल, प्रोटेपिशियस। इसके बाद अगला है पोएटिक्स। इसके बाद और अगला है रिटोरिक। और तर्कशास्त्र और दर्शन पे जो पुस्तक लिखा गया है उसका नाम है फिजिक्स, डी ए नीमा। और अगला है द प्रायर मेटाफिजिक्स, कैटेगरीज इंटरप्रिटेशंस। और आगे है द पोस्टीरियर एनालिटिक्स तथा द टॉपिक्स। ये क्या था? तर्कशास्त्र पे पुस्तकें लिखी गई हैं। भौतिक शास्त्र पे कौन कौन सी पुस्तकें हैं? तो उसका नाम है मीटीरियोलॉजी पुस्तक है जो अरस्तू द्वारा लिखी गई है। ये भौतिक शास्त्र पे है। शरीर विज्ञान पे, शारीरिक विज्ञान पे जो है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स भी पुस्तक जो है
अरस्तु की है। दोस्तों ये सभी पुस्तकों को आप कहीं से पेन लेकर आप नोट कर लीजिए, अच्छे से रोक कर वीडियो। आगे देखिए, शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है लॉर्ड एक्टन का, लॉर्ड ब्राइस का, लॉर्ड बेकन का, लॉर्ड रोजन एक्विनास का। तो किसका है दोस्तों? आंसर हो जाएगा लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन का यह कथन है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। व्याख्या देखिए, अमेरिकी राजनीतिक शास्त्री लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विट्लेवाद का इनमें से किसका संबंध है? विट्लेवाद का इनमें से किसका संबंध है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड, कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की पद्धति से। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की पद्धति से विट्लेवाद का संबंध है। आगे देखिए, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। आंसर कौन हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके इसलिए लोगों ने क्या किया था? समझौता किया था, ऐसा लॉक का कथन है। आगे देखिए, व्याख्या में लॉक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन 1690 में किया। उनके अनुसार लोगों ने अधिकार की रक्षा के लिए समझौता किया था। राजनीतिक विज्ञान पर लिखे गए इनमें से प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो मनुष्य स्वभाव के संबंध में निबंध पहली रचना थी उनकी। इससे कंसिडरिंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ये पुस्तक थी। ठीक है। दूसरा है शासन पर 2 निबंध, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा है सहिष्णुता पर पहला पत्र, ए लेटर ऑन टोलेरेशन। ए लेटर ऑफ टोलेरेशन इनकी एक और पुस्तक है। अगली पुस्तक है सहिष्णुता पर दूसरा पत्र, ए सेकेंड लेटर ऑन टोलेरेशन। सहिष्णुता पर तीसरा पत्र, ए थर्ड लेटर ऑन टोलेरेशन। तो दोस्तों इनकी पुस्तकें हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा कहीं। और 6 नंबर है आपका शिक्षा से संबंधित कतिपय विचार। और आखिरी है कैरोलिना का मौलिक संविधान। कैरोलिना का मौलिक संविधान, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिना। ये इनकी पुस्तकों का नाम है। इधर इंग्लिश में दिया है, वही चीज़ हिंदी में। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा और याद कर लीजिएगा। व्याख्या में देखते हैं, मानव स्वभाव की धारणा का प्रतिपादन करते हुए बताया है कि मानव स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। लॉक के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार है जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। 3 अधिकार जो हैं मुख्य हैं, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? तो किस अनुच्छेद के द्वारा सौंप सकते हैं दोस्तों? तो 356 के तहत। 356 के तहत तो क्या कर सकता है राष्ट्रपति? क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है। व्याख्या देखिए, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या किसी प्रकार के समाधान होने पर राष्ट्रपति राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इस उपबंध के तहत राष्ट्रपति राज्य का विधायी अधिकार संसद को सौंप सकता है। जो विधायी का अधिकार है वो संसद को सौंप सकता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकाल के संबंध में उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से
360 के अंतर्गत मिलता है। किसमें मिलता है? तो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के जो है आपातकाल लागू कर सकता है। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल है दोस्तों, वह युद्ध या वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसका उल्लेख किया गया है 352 अनुच्छेद में। ठीक है। राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाता है वह 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। जो वित्तीय आपातकाल होता है उसकी अवधि अधिकतम जो कम से कम जो अवधि होती है, कम से कम वो क्या होती है? 2 माह की होती है न्यूनतम अवधि। आगे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ब्रिटिश टोरिया और व्हिग दलों की विचारधारा क्रमशः है। तो ये विचारा है अनुदारवादी और उदारवादी थी। ठीक है। ब्रिटिश टोरी और व्हिगल दलों की विचारधारा क्रमशः अनुदारवादी और उदारवादी थी। व्याख्या देखिए फ्रेंड्स। ब्रिटिश टोरी और व्हिगल दलों की विचारधारा क्रमशः अनुदारवादी और उदारवादी थी। आगे थॉमस मूर, फ्यूरियर और रॉबर्ट ओवेन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? थॉमस मूर, फ्यूरियर और रॉबर्ट ओवेन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? ओवेन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो इनको जोड़ा जाता है दोस्तों स्वप्ली समाजवाद से। स्वप्ली समाजवाद से जोड़ा जाता है। व्याख्या देखिए। कार्ल मार्क्स के पूर्व समाजवादी चिंतन को स्वप्ली समाजवाद कहा जाता है। स्वप्निल समाजवाद कहा जाता है। इस विचारधारा से थॉमस मूर रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। और फ्यूरियर और रॉबर्ट ओवेन को जोड़ा गया है। तो ये याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मूर रहना चाहिए। 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का नैतिक विकास, तीसरा है अधिकतम व्यक्तियों का आर्थिक विकास, अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम आय। तो वेंथम के अनुसार पहला नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा दोस्तों, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सही। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है दोस्तों, वेंथम उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रवर्तक था। उसके अनुसार विधि का लक्ष्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। 1789 में बेंथम ने अपनी कृति नैतिकता और विधि निर्माण के सिद्धांत में यह अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों नमस्कार।